नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। सीएम योगी ने हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में प्रचार के साथ साफ कर दिया कि उनकी भूमिका बीजेपी के लिए कितनी खास है। उपचुनाव के साथ बिहार चुनाव और अब ओवैसी के गढ़ में गर्जना। बात इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि योगी की फायर ब्रांड छवि ओवैसी और टीआरएस की मुश्किल बढ़ाने के लिए काफी है। तो योगी के नाम की हनक को यह और ज्यादा बढ़ा सकता है। अब सवाल यह कि योगी का नाम बीजेपी के लिए कितना अहम हो गया है, क्या विपक्ष को इससे फर्क पड़ेगा? सवालों की चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में उपचुनाव और बिहार चुनाव में बीजेपी को सीएम योगी के नाम का फायदा मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब इसी नाम के सहारे बीजेपी ने हैदराबाद में हुंकार भरी। सांसदों के साथ मंत्री तो मैदान में पहले से ही थे, अब सीएम योगी ने भी ओवैसी के गढ़ में उतरकर हैदराबाद का चुनाव रोचक बना दिया है। आप ये जान लीजिए कि हैदराबाद का निगम चुनाव इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। हैदराबाद के निगम चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करना चाहती है। हैदराबाद निगम का बजट लगभग 5,500 करोड़ का है और यहाँ की आबादी 82 लाख है। यहाँ स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्रीय मुद्दों पर भी चर्चा जोरों की रही। इससे पहले यहाँ पर टीआरएस और एमआईएम के बीच में टक्कर थी, लेकिन बीजेपी ने मैदान में उतरकर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। ये चुनाव आप सब तय कर सकते हैं कि हैदराबाद में परंपरागत लूट खसोट को फिर से निजामशाही का पर्याय बनाने वाली यहाँ पर एक परिवार और उनकी मित्र मंडली को लूट खसोट की आप छूट देने के लिए यहाँ पर एक फिर से उन्हें फ्रीडम देना चाहते हैं, या फिर मित्रों हम सबको तय करना होगा कि हैदराबाद को भाग्यनगर बना करके फिर से विकास की नई उम्मीदों हम सबको तय करना है। जीत के लिए सीएम योगी ने ओवैसी के गढ़ में रोड शो किया और हैदराबाद की नगरी को भगवामय कर दिया। हैदराबाद की सियासी फिजा में योगी योगी के नारे थे तो ओवैसी आग बबूला हो गए और सीएम योगी पर निशाना साधा। किसी के बाप से डरने वाला नहीं, ना ही कल के चाय वाले से डरने वाला, ना ही कोई योगी खोगी से डरने वाले हैं। अरे किसी से नहीं। इधर प्रदेश में भी योगी के चुनाव प्रचार पर हमला बोला गया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, वहां जाने से कुछ नहीं होने वाला। हैदराबाद वाले समझ ही नहीं पाएंगे जो बोल के आएंगे, वो तेलुगु भाषा है वहां पर, और इनकी ठोको नीति तो कोई समझ नहीं पाएगा। और वो जो राम राम सत्य है वो भी कोई नहीं समझ पाएगा। हैदराबाद का निगम चुनाव इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि स्थानीय मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर सियासी रार छिड़ी हुई है, जिसमें रोहिंग्या मुसलमान, चीन, पाकिस्तान से लेकर जिन्ना तक की चर्चा हो रही है। हाल ही में हुए उपचुनाव में सत्ता दल से सीट छीनकर बीजेपी उत्साह में, तो चंद्रशेखर राव की पार्टी टीआरएस एक बार फिर यहां से जीत चाहती है। अब ओवैसी के गढ़ में कौन सेंध लगाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और सीधे रुख करेंगे, इस वक्त खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ इस समय वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मेहमान जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बीजेपी की तरफ से मेहमान जुड़े हुए हैं। मेहमानों का परिचय कराएं उससे पहले आपको सीधे ले चलते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय सभा कर रहे हैं। पूछने के लिए आया हूं, अगर 12 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जा सकता है, तो हैदराबाद के बाढ़ पीड़ितों के खाते में केसीआर की सरकार ने पैसा सीधे उनके अकाउंट में क्यों नहीं भेजा? टीआरएस के कार्यकर्ताओं को लूट करने की छूट क्यों दे दी गई? ये चीजें बताती हैं सरकार की नीयत यहां साफ नहीं थी। आज आप देख रहे होंगे
कोविड मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी दुनिया ने सराहना की। लोग दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पूछते रहे, इतनी बड़ी आबादी को मोदी जी आपने कैसे बचा दिया। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, 1,76,000 करोड़ रुपए का देश के अंदर गरीब कल्याण पैकेज, और अब टीकाकरण की भी बात आ चुकी है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं हैदराबाद में आकर के उस लैब का भी निरीक्षण करने के लिए गए हैं। सुबह सुबह जब तमाम नेता सो रहे थे, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की यात्रा करके देश के अंदर अपने देश के 135 करोड़ जनता की जान को बचाने के लिए वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दौरा कर रहे हैं। यह है राष्ट्र प्रेम का भाव। और हैदराबाद में रहने के बावजूद केसीआर कभी भी नहीं गए होंगे उस लैब में, कभी नहीं गए होंगे। गए हैं क्या? गए हैं। ये बातें इस बात को साबित करती हैं, उनके मन में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। वे जानना ही नहीं चाहते। उन्हें एमआईएम से ही फुर्सत नहीं और परिवार से ही फुर्सत नहीं। उनके लिए फैमिली और फ्रेंड के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं। मैं देख रहा था पूरी जगह पोस्टर में पिता पुत्र का चित्र लगा है, और अराजकता फैलानी हो तो फ्रेंड के रूप में एमआईएम जैसे नमूने जो मिल गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एआईएमआईएम को निशाने पर लिया, टीआरएस को निशाने पर लिया और कहा कि यह नापाक गठबंधन है। अब सीधे हम मेहमानों का रुख करेंगे। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। उमाशंकर पांडे हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। और के विक्रम राव साहब वरिष्ठ पत्रकार के रूप में इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और सबसे पहला सवाल संजीव जी मेरा आपसे है, क्योंकि यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी में तो काम कर रहे हैं, लेकिन वहां जब वो सभा करने जाते हैं तो समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वहां सभा करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें तो भाषा भी समझ नहीं आती। संजीव जी आपने सवाल नहीं सुना तो एक बार फिर दोहरा देता हूं। समाजवादी पार्टी कह रही है वहां पर सभा करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें भाषा भी समझ नहीं आती। नहीं, अब ये समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, मुझे तो लगता है कि जब उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुए थे, जो नेता वहां न गए हों, और हम तो चुनाव चाहे जिस भी स्तर का होता है निश्चित रूप से हमारे सारे नेता जाते हैं, और यही स्थिति है कि बूथ लेवल पर चूंकि हमारा संगठन मजबूत है और हम तेलंगाना में भी नगर निगम के चुनाव में भी जीतने वाले हैं, जीत के आ रहे हैं। चूंकि वहां के लोगों की डिमांड थी कि आदरणीय योगी जी आएंगे तो निश्चित रूप से और प्रभाव पड़ेगा। तो निश्चित रूप से वहां योगी जी के जाने से जो जन सैलाब उभरा है, और जन सैलाब ने इस बात का वो कर दिया है कि अब तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर जीत के आ रही है और नगर निगम जीत के रहेंगे। ये जो नेता कह रहे हैं कि वहां जाने से कुछ नहीं होगा, तो ये सही बात है। जब आप उपचुनाव में नहीं गए तो आपने देखा कि आपके बस का कुछ हुआ नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं नेताओं की है, और इसलिए जनता के मंतव्य को भांप नहीं पा रहे, और इसीलिए ये लगातार हार रहे हैं। तो जो लोग इस तरीके की बातें ठीक सर, मैं एक कमेंट छोटा पहले ले लेता हूं, उसके बाद चर्चा में सभी को मौका मिलेगा। मैं आपकी बात पर ही अनुराग भदौरिया से कमेंट ले रहा हूं। अनुराग जी, आप अगर नहीं जाते हैं चुनाव में प्रचार करने तो ये आपकी दिक्कत है, उपचुनावों में आप नहीं गए, बीजेपी तो हर चुनाव में जाती है, ये कह रही है बीजेपी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर में, मैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से बेरोजगारी और क्राइम
महिलाओं पे अत्याचार और यहाँ पे भ्रष्टाचार बढ़ा है। अगर समय उत्तर प्रदेश में दे विकास के लिए तो ज्यादा अच्छा होगा। जहां जहां इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि बीजेपी और इनमें कोई अंतर नहीं है। जो ओवैसी की पार्टी है बीजेपी, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सब दिखावी ड्रामा करते हैं ये लोग, समाज में विकास की बात नहीं करते। एक भी विकास का काम की बात नहीं की। अपने पूरे भाषण में सिर्फ इधर उधर की पर्सनल बातें होती रही, लेकिन ये नहीं बताया कि हमने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया है। जो उत्तर प्रदेश में हम कौन सा मॉडल है, जो मॉडल लेके हम यहाँ पे आए हैं। भाई कोई मॉडल तो आपके पास होगा ना, कोई विकास का मॉडल तो लेके आप जाते हैं कि नहीं जाते। किसी प्रदेश में आदमी जाता है तो बताता है कि हमने उत्तर प्रदेश में हमने हॉस्पिटल्स बना दिए, रोड्स बनवा दिए, वहाँ हमने रोजगारी वहाँ रोजगार पैदा कर दिए, वहाँ हमने हर तरह की सुविधाएं दे दी है, जिससे एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दी। कुछ तो बताता है ना आदमी, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ वो गिनी चुनी बातें, ये फलाना वो ढिकमा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये सब दोनों मिले हुए लोग हैं। ये पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ जाति धर्म की बात करके हिंदुस्तान के असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं, और इनको कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान को आगे बढ़े या ना बढ़े। हिंदुस्तान को आगे ले जाने का इनका कोई मकसद है। ओवैसी की पार्टी और बीजेपी एक सिक्के के दो पहलू हैं, ये अनुराग जी आप कह रहे हैं। मैं एक एक करके पहले कमेंट ले लेता हूं सबके, फिर आपको काउंटर का मौका भी दूंगा। उमाशंकर जी आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये सर दोनों लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जो है वो लगातार नीचे खिसकते जा रही है, सीटों के मामले में बात करें या वोट परसेंटेज के मामले में बात करें। हालांकि लगातार आपकी कोशिश यही है कि उसे बढ़ाया जाए, लेकिन हैदराबाद में भी ये स्थिति है। आपको लगता है कि बीजेपी वहां अपनी स्थिति सुधार पाएगी, इससे कुछ कर पाएंगे योगी जी वहां जाके? देखिए, कोई पहली बार योगी जी नहीं गए हैं। पिछली बार भी वो तेलंगाना के चुनाव में गए थे और उनको मुंह की खानी पड़ी थी, अपना वोट परसेंटेज भी नहीं बढ़ा पाए थे। इस बार फिर वो गए हैं। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता का विषय नहीं है। ये अमित शाह और स्मृति ईरानी जो 2024 में खुद को किसी और रूप में देख रहे हैं, उनके लिए चिंता का विषय होना चाहिए, कांग्रेस के लिए नहीं। कांग्रेस तो वहां पर जान रही है कि टीआरएस, भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी तीनों मिलकर लड़ रहे हैं। ये कोई पहली बार थोड़ा ही हो रहा है। अन्यथा हैदराबाद ओवैसी का अपना गृह क्षेत्र है। 5 लोकसभाएं पड़ती हैं इस म्युनिसिपल कारपोरेशन के चुनाव में, जिसमें इनकी खुद की हैदराबाद भी पड़ती है। इनमें इनके जो 7 विधायक हैं वो इसी क्षेत्र से आते हैं। इसके बावजूद 150 कारपोरेशन की सीट है। ओवैसी केवल 51 सीटों पर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? 99 सीटें उन्होंने किसके लिए छोड़ दी? अपने गृह क्षेत्र में 99 सीटें उन्होंने टीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दी, जैसे उन्होंने बिहार में छोड़ दिया, जैसे वो महाराष्ट्र पहुंच गए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने, जैसे वो केरला में पहुंच गए कांग्रेस के खिलाफ लड़ने। तो भारतीय जनता पार्टी के पैसे से अपने हेलीकॉप्टर में तेल भराने वाले ओवैसी और लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का लगातार समर्थन करने वाले केसीआर, ये तीनों मिलकर कांग्रेस के खिलाफ वहां पे लड़ रहे हैं। इसके बावजूद आप देखिएगा कि नतीजे कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आएंगे। और मैं एक बात बताऊं, सिफर होंगे। तमाम सारी बातें जिस तरीके की योगी जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की कोई बात वहां गिना नहीं पा रहे हैं। इससे एक और बड़ी बात मैं जोड़ना चाहता हूं। जो खेल योगी जी वहां पे खेलना चाह रहे हैं, जो हर चुनाव में वो खेलते हैं, असल में ओवैसी और योगी यानी योगी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो पहले जनसंघ थी, उसके पहले जो है आरएसएस 1925, ये सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, वही बात हम आगे करेंगे। पहले समय थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं जल्दी से कमेंट ले रहा हूं, फिर आपको काउंटर का मौका भी दूंगा। के विक्रम राव साहब, आपके पास आ रहा हूं मैं, क्योंकि एक के बाद एक चुनावों में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं, तो जो आंकड़े बताते हैं वहां पर सफलता मिली है। लेकिन क्या तेलंगाना में जाना, ओवैसी के गढ़ में जाना वही सफलता दिला पाएगा? क्या ब्रांड योगी काम करेगा बीजेपी के लिए? मृदुल, चुनाव सभा में भीड़ से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कितने समर्थक है, कितने विरोधी है। तो योगी जी की सभा से तो ज्यादा अंदाज नहीं हो पाएगा। लेकिन एक चीज जरूर है, योगी जी के हैदराबाद जाने से हिंदू मुस्लिम के बीच में लकीर बहुत गहरा गई है। और एक प्रकार से अगर योगी जी वो वेव लापा, लहर लापा हिंदुओं की, क्योंकि बड़ी कट्टरता है हैदराबाद में मुसलमानों में और हिंदुओं में, अक्सर दंगे होते रहते। तो न भूलिए ये निजाम का इलाका था, और ये निजाम जो हैदराबाद को गणराज्य बनाना चाहता था,
सरदार पटेल न होते तो चला गया था ये पाकिस्तान में, वीसा लेना पड़ता हैदराबाद जाने के लिए, ये नौबत थी। तो इसे योगी जी जाने से तीव्रता तो वहां जाएगी। यहाँ एक मैं और बताऊं आपको कि केसीआर कमजोर होते जा रहे हैं। उनके बारे में अभियान चल गया है कि ये बेटी बाप और उन्हीं की पार्टी रह गई है, और उनके पूरी काबीना देख लीजिए या उनके विधायक देख लीजिए, वो किसी न किसी उनकी जाति से जुड़े हुए हैं। ये एक बहुत खराब बात होगी मेरे ख्याल। एक आदमी जिसने एक क्रांतिकारी परिवर्तन किया, आंध्रा को तोड़ के हैदराबाद में तेलंगाना बनाया, आज वो तीसरे चौथे पे आ गया है। अब रही ओवैसी की, ओवैसी का तो साफ है, एक एमपी है, 7 एमएलए है और कॉर्पोरेटर कुछ है। ये चाहता है क्या है? ये आदमी वोट कटवा है। बिहार में देख लिया इसको, बिहार में न लड़ते तो ज्यादा बेहतर इश्यूज होते बिहार में, लोगों में राजनीतिक दल आपस में लड़ते और तय कर लेते कौन है। इसलिए जाके वहां ऐसा माहौल पैदा किया बिहार में कि पार्टियों की अपनी वैचारिकता बड़ी कमजोर पड़ गई। यही बात अब हैदराबाद में हो। योगी की जाने से भारतीय जनता पार्टी की वैचारिकता तो तेज होगी, लेकिन अब मौका है वहां कांग्रेस पार्टी को, और कोई पार्टी ऐसी गई नहीं। अब यूपी के लोगों को जाना चाहिए था हैदराबाद, क्योंकि ओवैसी अब यूपी बड़े पैमाने पर आ रहा है और वो गंदा मुसलमान कार्ड खेलेगा यूपी में। उसने यही किया मराठवाड़ा में, महाराष्ट्र में, यही इसने किया सीमांत इलाके बिहार में, अब यूपी में, पश्चिम यूपी में और आजमगढ़ में ये दंगे की स्थिति पैदा करेगा। तो जो पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां यूपी की है, मृदुल जी, उनको जाना चाहिए था। बिल्कुल विरोध करके, और ये हम समझ सकते हैं। बीजेपी की जो कोशिश है, राष्ट्रीय नेतृत्व तो वहां पर गया है, लेकिन अब हम उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो आरोप लग रहे हैं उसकी चर्चा भी करेंगे। संजीव जी, समाजवादी पार्टी कह रही है आप उत्तर प्रदेश में रहकर काम करिए, आपको हैदराबाद में प्रचार करने की नौबत क्यों आ रही है? आपके मंत्री सांसद वहां पहले से मौजूद हैं। देखिए मृदुल जी, एक चीज मेरी समझ में आई कि कहां इस लोकतंत्र में जाना है और कहां नहीं जाना है, अब ये समाजवादी पार्टी तय करेगी। अरे मैंने शुरू में ही कहा, इसलिए आपके बड़े चैनल पे आपके करोड़ों दर्शक हैं। अभी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी उपचुनाव हुआ था, इनके खुद प्रत्याशी कह रहे थे कि अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए होते, केवल कमरे में बैठ के ट्वीट न करते, तो शायद कोई भला हो जाता। तो जो उत्तर प्रदेश में बाहर निकलने के लिए नहीं तैयार, तो ये बात कहेंगे भाई साहब आप क्यों हैदराबाद चले जा रहे हैं, आप भी मत जाइए। और उत्तर प्रदेश और देश का जिस तरीके का विकास हो रहा है, अब ये 2014 की बात छोड़िए, 2017 2019 का एक उदाहरण है कि जो देश का मैंडेट है, जो जनता है, 125 करोड़ से ऊपर की जनता मोदी जी के नाम पर आज एक तरीके से पूरा न्यौछावर है। और विपक्ष के पास उत्तर प्रदेश में कह लीजिए या देश में कह लीजिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है जिन मुद्दों के आधार पर जनता से कनेक्टिविटी होती। लेकिन चूंकि योगी जी और देश में मोदी जी जिस तरीके का काम कर रहे हैं, इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं जनता से। तो कहने का मतलब बहुत साफ है, केवल ट्वीट से नहीं काम चलता। उत्तर प्रदेश में कुछ कर नहीं पाए। अभी उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उनमें निकले नहीं, और कोई दूसरी पार्टी अगर जा रही है तेलंगाना, तो आपको ये दर्द हो रहा है। अब हम अपने आप निकलो, कमरे से बाहर निकलो। बिल्कुल बिल्कुल। अनुराग भदौरिया से मैं जवाब लूं। अनुराग भदौरिया जी, आपसे जवाब लेना चाहता हूं। संजीव जी कह रहे हैं मुद्दे भी नहीं है आपके पास, लेकिन हम अगर हैदराबाद की बात करें तो वहां पर तो राष्ट्रीय मुद्दे ही हावी हैं, इसलिए वहां सब प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी को राष्ट्रीय मुद्दे दिखाई पड़ते। कमाल है भाई। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोग परेशान हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं, मरीज हॉस्पिटल के बाहर लाइन लगाए खड़ा हुआ है, उसे जगह नहीं मिल रही है, एम्बुलेंस समय से पहुंच नहीं रही है जिससे मरीज को कम से कम मदद मिल जाए। क्वारंटाइन सेंटर की हालत तो मत पूछिए क्या है। तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि हॉस्पिटल में पूरी प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, बेड वहाँ प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, बाथरूम की प्रॉपर व्यवस्था हो जाए, डॉक्टर्स समय से वहाँ पे आ जाए, वहाँ पे सुनिश्चित करें मुख्यमंत्री जी की कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। वो सब छोड़ छाड़ के इधर न्यूज इतनी बड़ी बड़ी कि कोरोना में ये हो रहा है वो हो रहा है, और आप छोड़ के वहाँ प्रचार। अनुराग जी कोरोना का आपने जिक्र किया, तो मैं संजीव जी कुछ आपकी बात पर कहना चाह रहे हैं। नहीं, मैं अपनी बात पूरी
कर लूं ना, मेरी बात पूरी। मैं जवाब दे दूं। तो एक एक करके सवाल पूछते रहिए, जवाब लेते रहिए। मैं जवाब दे दूं इनका, फिर एक एक बात का जवाब मौका दूंगा अनुराग जी में। एक बात। हाँ संजीव जी, देखिए कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की अगर बात कर रहे हैं तो योगी जी का जो मॉडल है वो पूरे विश्व में उसकी तारीफ की जा रही है। तो ये ना बताइए कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की टेस्टिंग चल रही है, 1.5-2 लाख टेस्टिंग की कोशिश हो रही चल रही है कि जो हो रहा है, जिस तरीके से सुरक्षित है उत्तर प्रदेश, ये मोहल्ले की पार्टी वाले अब ये बताएंगे कि दूसरी पार्टी के लोग कहां जाए। अरे भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और वो हर जगह जाएगी। ये मोहल्ले की पार्टी नहीं है और ना मोहल्ले की पार्टी के नेता बताए कि कहां हमें जाना है कहां नहीं जाना। हद हो गई। जब लॉकडाउन लगा तो दिक्कत, जब लॉकडाउन खुल रहा तो दिक्कत। अरे कहीं तो जनता के काम करो, हित के, कहीं जनता के हित के काम करो। केवल फ्रस्ट्रेशन में सरकार पर आरोप लगाना बंद करो, केवल फ्रस्ट्रेशन में सरकार पर आरोप लगाना बंद करो। और जिस तरीके से योगी जी का मॉडल चल रहा, उत्तर प्रदेश की तारीफ खाली देश में नहीं हो रही बल्कि विश्व स्तर पर हो रही है और ये हजम नहीं हो रहा। ये मोहल्ले की पार्टियों को हजम नहीं हो रहा, मोहल्ले की पार्टियों को हजम नहीं हो रहा। एक मिनट आज मोहल्ले की पार्टी वाले कह रहे हैं कोरोना में देखना चाहिए। एक मिनट अरे योगी जी कोरोना में थोड़ी ना देखेंगे, कोरोना में तो डॉक्टर्स देखेंगे, टेस्टिंग करने वाले लोग टेस्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश लेकिन जिस तरीके से कमरे में बैठ के ट्वीट कर रहे हो ये मोहल्ले की पार्टी वाले लोग कोरोना के लिए, लेकिन फिर भी विपक्ष हम पर हमला करता है। उमाशंकर जी, आपको भी मैं इस चर्चा में लाना चाहता हूं। क्या विपक्ष का जो धर्म है वो सिर्फ विरोध करना ही है? स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं हमने इतना कुछ किया है। मोहल्ले की पार्टी वाले जरा एक जगह तो हमारी तारीफ करते हैं, गंभीर मुद्दे पे चर्चा हो रही है। फर्जी बोलने से काम नहीं चलेगा। कितने लोग भर्ती है, कितने लोग एक्टिव पॉजिटिव। अरे मृदुल जी, शांत रहो। मोहल्ले की पार्टी के अनुराग जी एक मिनट देखिए, मोहल्ले की पार्टी के नेता 3:30 बजे रोज जानकारी देती है सरकार, ना जाए। अरे सुनिए ना, बताइए। एक सेकंड ये ना बताइए, आप कहिए। पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जनों को चुप कराइए। संजीव जी और अनुराग भदौरिया जी, सर अभी तो चुनाव है नहीं, यूपी में तो नहीं है चुनाव, कम से कम हैदराबाद में शोर ज्यादा है, यहाँ ना करें हम। अरे सुनिए भाई, हाँ कहिए, पांडे जी चुप रहिए। पप्पू लल्लू वाली पार्टी देखिए, जिस मृदुल जी ये कौन से कोरोना मॉडल की बात कर रहे हैं जिसकी तारीफ हो रही है? जिस मुख्यमंत्री के 2 कैबिनेट मंत्री कोरोना से मर गए, वो कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? खुद मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज में बारिश और नाले का पानी भर, यह है मॉडल। इस मॉडल की चर्चा हो रही। बरेली में हॉस्पिटल में पानी भी, फव्वारे का पानी गिर रहा है, यह है मॉडल। 30 साल कांग्रेस बेहाल, इसीलिए लंबी लाइन में, इसीलिए 30 साल कांग्रेस बेहाल मॉडल, इसीलिए 30 साल कांग्रेस बेहाल है, क्योंकि जिस तरीके के प्रवक्ता यहाँ आते हैं वो निश्चित रूप से बंटाधार करेंगे। वो कांग्रेस का बंटाधार करने आते हैं। उत्तर प्रदेश से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिता के नहीं ले जा पाए। अब क्या बताओगे? बात कर रहे हैं ये घोटाला होता था कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह के समय में। 10 साल हो गए मनमोहन सिंह के समय में। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने 30 साल कांग्रेस बेहाल कर रखा। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने 30 साल कांग्रेस बेहाल कर रखा। न संगठन है न जनता से कोई कनेक्टिविटी है। अब क्या बताओगे? कितने मर गए? अरे केवल बलात्कार पर और लाशों पर राजनीति करने वाले, इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने 30 साल कांग्रेस बेहाल कर दिया। अब समझो, थोड़ा आत्मचिंतन करो। केवल बड़े चैनल पे बकबक करने से नहीं कुछ होगा, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। तुम करो भैया, मत करो, भगा देगी जनता। हाथ पकड़ के 30 साल कांग्रेस बेहाल है, इसीलिए हमने 60 इसीलिए 30 साल कांग्रेस बेहाल है। जनता से एक मिनट ये बलात्कार पे सर देखिए, मुद्दा विहीन होकर अगर आप बात करेंगे, मेरी कोशिश यही है सर। में जा रहे थे, उन्होंने भी देखा। उमाशंकर जी, संजीव जी और अनुराग जी, उमाशंकर जी, संजीव जी, अनुराग जी, हजारों लोगों को लेके जा रहे थे सर। आधे घंटे के लिए कोई कुछ भी बोलकर यहाँ से जा सकता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन सर अगर आप थोड़ा भी चर्चा ठीक से करेंगे, कुछ ऐसी बातें रखेंगे जो काम की होगी, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है, इससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जनता के लिए, जनता के मुद्दों के लिए बात होनी चाहिए। मैं उमाशंकर जी आ रहा हूं मैं आपके पास, अनुराग जी आ रहा हूं मैं, के विक्रम राव साहब, क्या लगातार जो प्रदर्शन योगी आदित्यनाथ जहां जहां सभा करने जाते हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे मुख्यमंत्री योगी का तो कद बढ़ रहा है, लेकिन क्या 2022 में ये फायदा पहुंचाएगा बीजेपी को? के विक्रम राव साहब, रिपीट कीजिए जरा। ये योगी की जो लगातार सभा हो रही है अलग अलग राज्यों में, बीजेपी को मिलेगा फायदा 2022 में? बीजेपी को फायदा सीमित, क्या फायदा होगा? योगी जी का कर्तव्य राष्ट्रीय हो रहा है बिहार और जाने के बाद हैदराबाद। लेकिन यहाँ मुझे तो खासकर एक बात कहना चाहूंगा कि टल न जाए, कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है आंध्र प्रदेश, चूंकि मैं हैदराबाद में रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम किया, वहां 42 में से 41 लोकसभा की सीटें कांग्रेस को मिलती जब इंदिरा गांधी रायबरेली में हार गई थी, उस वक्त की बात है। और कोई भी कांग्रेसी राष्ट्रीय नेता नहीं गया हैदराबाद कैंपेन करने। इसी प्रकार अगर आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो अपना बना रही है वहां, लेकिन समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर लोहिया 1955 में हैदराबाद बने थे। हिमायत नगर पूरा गढ़ है, हैदराबाद से कम से कम सीटें लड़ रहे हैं लोग, कोई नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव अपने बंगले में बैठे बयान दे रहे हैं और जान नहीं रहा, वहां की भाषा हिंदी है, उर्दू मिश्रित है, हिंदुस्तानी है, तेलुगु नहीं है, ये भी अखिलेश को नहीं पता। अरे कम से कम भूगोल की जानकारी रखो, इस देश की इतिहास बारे में। डॉक्टर लोहिया का गढ़ रहा है हैदराबाद, और ये कह भाषा नहीं जानते, एक मजाक बनाते, बिना पढ़े लोगों को नहीं बोलना चाहिए इस प्रकार। मुझे बहुत, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, और ये राष्ट्रीय पार्टियों को न जाना हैदराबाद, ये वॉकओवर दे रहे हैं ये लोग योगी को। वहां योगी से मुकाबला कर सकते थे, लड़ सकते थे, जाते वहां, और लखनऊ वाले पहुंचे अगर हैदराबाद तो योगी का मुकाबला बेहतर कर पाते। अपने घर बैठे हुए लखनऊ से हिलेंगे नहीं, ये क्या मजाक है? ये राजनीतिक हाराकीरी है, आत्महत्या है। आपकी बात पर अनुराग भदौरिया भी कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग जी कहिए, अब सुन रहा हूं मैं आपको। क्योंकि मेरा टीवी सामने नहीं है तो ये बता दीजिए कि कौन बोल रहे थे। के विक्रम राव साहब वरिष्ठ पत्रकार है सर, लंबा दशकों से अनुभव है उन्हें, दशकों का अनुभव है पत्रकारिता में। हाँ, तो यही दिक्कत यही हो जाती, ज्यादा अनुभव भी बड़ा दिक्कत देता है कई बार। अब उनको जब योगी जी की तारीफ करनी तो कह देते कि मैं योगी जी की तारीफ करने के लिए आया हूँ। ये बोलना कि वो बंगले में बैठे हैं, बंगले में नहीं बैठे हैं, ये भाषा सही नहीं है। नहीं सर, उन्होंने कहा लोहिया का गढ़ रहा है हैदराबाद, और वहां पर अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदी नहीं जानते। उनका कहना है कि हिंदी जानते हैं, उन्होंने सिर्फ ये बताया। आपको आपकी जिम्मेदारी कहाँ है? मैं योगी जी से बार बार पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में लोगों की मौतें हो रही है, उत्तर प्रदेश में लोग परेशान है, यहाँ दिन दहाड़े गोलियां चलती है, दिन दहाड़े यहाँ पे चोरी डकैती हत्या बलात्कार बढ़ा है। जो योगी जी को दादाजी मेरे दोस्त रहे हैं, ये क्या बोल रहा है? जाना चाहिए आंध्रा। कमाल की बात करते हैं आप भी। आंध्रा जाके क्या मिलेगा? उत्तर प्रदेश ने उनको चुना है, उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, उनको एम्बुलेंस की सुविधाएं नहीं मिल रही है। बेचारा मरीज इंतजार करता रहता है कि एम्बुलेंस उनके पास पहुंचे, जिससे वो हॉस्पिटल पहुंच जाए, समय से भर्ती हो जाए। उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता न करके आप आंध्रा की जनता के राजनीति करने चले गए। तारीफ किस हिसाब से की है? संजीव जी कह रहे हैं कि कोरोना को लेकर योगी सरकार ने जो काम किया उसकी केंद्र सरकार भी तारीफ करती है। जब मुख्यमंत्रियों की मीटिंग होती है तब यहाँ तारीफ की जाती है, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी शासित है इसलिए तारीफ हो रही है। एक राज्य बीजेपी शासित पास का है हरियाणा, वहां पर मुख्यमंत्री से खुद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, पूछते हैं कि आप आंकड़े मत बताइए, आप रणनीति बताइए। तो ये स्थिति भी है संजीव जी। लेकिन क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभी वहां पर जाना बहुत जरूरी था? समाजवादी पार्टी कह रही है कोरोना अभी ज्यादा फैल रहा है, अभी यहां पर ध्यान देना चाहिए था। एक्चुअली वो दुनिया को दिखाने के लिए गए कि देखिए हम ओवैसी जी के खिलाफ जा रहे हैं। तो मैं अपनी बात रखूं। हाँ, आप कहिए। ये इनके पास केवल अनुराग जी सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया जी सुन लीजिए। और तथ्यहीन बातें करते हैं, ये तथ्यहीन बातें करते हैं कि विक्रम राव साहब ने कितनी मजबूत बात कही। एक सेकंड भदौरिया जी सुन लीजिए सर, फिर अभी आप लोग कुछ बात कहेंगे तो आप
भदौरिया जी आप काम की बात तो सुनते नहीं है सर। किसान 1100 भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, आपका ही ज्ञान बढ़ेगा सर, अभी तो बहुत लंबा समय है सर। किसान बेचारा 1700 रुपए की एमएसपी का सर अगर ज्ञान मिल रहा है तो कहीं से ले लेना चाहिए सर, उसमें कोई छोटा नहीं होता है। इसके बारे में सरकार ने चिंता नहीं की। कमाल की बात कर रहे हैं आप लोग। अरे इनको रोकिए तो मैं बात रखूं अपनी। कहिए सर, आप बोलते रहेंगे ना, मैं सुन रहा हूँ आपको। इनके पास और कोई काम नहीं है, उनके सामने टीवी नहीं है, आप अपनी बात कहिए। इनको जरा थोड़ा सा रोकिए, अच्छा रहेगा। करोड़ों दर्शक हैं आपके और बहुत गंभीरता से लेते हैं आपके चैनल को। उसके बाद ये इस तरीके से देखिए, हमने शुरुआत में कोरोना में जहां हमारे पास टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं थी, आज हम 1.5 लाख 2 लाख टेस्ट कर रहे हैं प्रतिदिन। तो ये ना समझाएं, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश का, वहां पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं की गई, क्वारंटाइन वो बनाए गए, होम क्वारंटाइन की व्यवस्था की गई, बराबर उनको वो की जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये न बताएं अब ये गली मोहल्ले के अगर दल के नेता हैं और केवल बकबक करना जानते हैं, इससे नहीं। हाँ, जहां सरकार अच्छा काम करती है सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और कोरोना जैसे मामले में तो जनता के हितों के काम करने चाहिए। ये केवल बड़े चैनल पे बैठकर कुछ नहीं किया, वहां क्यों चले गए। अरे अभी के विक्रम राव साहब कितने सीनियर पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हो। मैं समझता हूं आपके पिताजी और उनके भी पिताजी जानते होंगे उनको। तो कम से कम अगर वो कह रहे हैं और सही बात कह रहे हैं कि आप केवल कमरे में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं, वहां समाजवादियों का गढ़ है, आपको भी जाना चाहिए था। कितनी सही बात कही, लेकिन बजाय उन बातों को ग्रहण करने के और अपने राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने के आप केवल हल्ला बोल कर रहे पड़े हुए। तो इससे काम नहीं चलेगा। अगर काम ईमानदारी से अगर काम करना है तो हैदराबाद भी जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में भी निकलना पड़ेगा। और के विक्रम राव साहब ने एक बात और कही, करने से अगर सोचो कि राजनीति बिल्कुल हो संजीव जाएगी, जी, के विक्रम राव साहब ने एक बात और कही कि राष्ट्रीय पार्टी ने जो वॉकओवर दिया है वो बीजेपी को ही वहां पर जमीन बनाने का मौका दे रहा है। तो क्या ये जैसा बिहार में हो रहा है, जैसा बाकी प्रदेशों में हो रहा है, उमाशंकर जी, चिंता का विषय है आपके लिए? देखिए मृदुल जी, कांग्रेस पार्टी का अपना एक तरीका है काम करने का, और इस तरीके के आधार पर ही पिछले 60-62 सालों तक कांग्रेस पार्टी देश की सत्ता में आती रही है। और मौजूदा समय में अगर कुछ जगहों पे हमको नुकसान हो रहा है तो इससे ये नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारी रणनीति में कहीं कोई कमी है। हो सकता है जनता किसी बात पे हमसे नाराज है और जनता हमसे फिर मानेगी और फिर जनता हमको सत्ता में वापस लाएगी, क्योंकि सड़क से लेकर सदन तक पूरे देश में अगर कोई मोदी जी की तानाशाही के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ अगर कोई सड़क पर उतर कर लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी जी हैं और प्रियंका गांधी जी हैं। आज देश में किसानों के साथ सड़क पर खड़े होने वाला कोई नहीं है। पंजाब से लेकर दिल्ली तक 3 दिन तक किसने यात्रा की? राहुल गांधी जी। किसानों के साथ कौन खड़ा हुआ? राहुल गांधी जी। उत्तर प्रदेश में व्याप्त अत्याचार और अहंकार के खिलाफ कौन खड़ा हुआ? प्रियंका गांधी जी केवल खड़ी हुई। चाहे वो उम्भा सोनभद्र की बात हो, चाहे वो शाहजहांपुर का मामला हो या उन्नाव का मामला हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही खड़ी हो रही है। इन तमाम मुद्दों के साथ अगर कोई दिखाई दे रहा है तो उसके बावजूद एक बात उमाशंकर जी, हैदराबाद उसके बावजूद जो तस्वीर सर उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आप लगातार चुनावी मैदान में नहीं उतरते हैं लेकिन जनता के मुद्दे उठा रहे हैं, इसका फायदा कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है आपको पार्टी को अभी? नहीं, खाता नहीं बुलाओ चुनाव में। ये आप समझिए कि अभी 6 विधानसभाओं के चुनाव हुए। 6 विधानसभाओं के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी लड़ी। संजीव जी अपना डाटा ठीक रखिए, मेरा ठीक है। इन 6 जगहों पर 2 जगह कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही और 3 जगहों पर हमने समाजवादी पार्टी को शिकस्त दी। बुलंदशहर में इनकी समाजवादी पार्टी जीता वो सिकंदर, इनका आरएलडी का गठबंधन था, इसके बावजूद हमने इनको पछाड़ा। 2 जगह पर हम दूसरे नंबर पर। 30 साल कांग्रेस बेहाल। जनता ने 2022 का 30 साल कांग्रेस बेहाल दिया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी आपके हार के जाते हैं अमेठी से। बेहाल रहे हो, अमेठी गढ़ था और आप चिंतन करना चाहिए। उतर गए। अरे हम कहीं के साथ कहीं संगठन तो बनाओ, उनकी संगठन तो बनाओ। उत्तर प्रदेश 60 साल आप बेचैन। उत्तर प्रदेश में संगठन नाम की चीज रही। उत्तर प्रदेश में जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं। भी आपने की ओवैसी जैसे लोगों के साथ मिलकर, वो हम जानते हैं। आप उसकी चिंता मत करिए। कांग्रेस ये सब कहने 30 साल कांग्रेस बेहाल पे पहले आत्मचिंतन करो। परिवर्तन चाहती है। 30 साल कांग्रेस बेहाल, आत्मचिंतन करो।
ये मोदी 30 साल हो गए का कांग्रेस को गुब्बारा घायल हुए उत्तर प्रदेश तमाम में। जुमलों का और जनता से वाला कोई वो सब कनेक्टिविटी खत्म हो गया नहीं, है। जनता वो के फट कोई गया मुद्दे है। नहीं। वो कहीं गुब्बारा हाथरस फट में गया दिखाई है। दे रहे हैं आप हंसते हुए, देखिएगा फिर कांग्रेस कहीं हाथरस में हंसते हुए दिखाई आप दे रहे देखिए हैं। किसान क्यों क्या आंदोलन तरीका कर रहे है? हैं? किसान तो क्यों सड़कों न पर आपके प्रियंका जी का खिलाफ कोई उतरा है? महिलाएं करिश्मा क्यों दिखाई दे आपके रहा, खिलाफ है? और राहुल जी तो बेरोजगार हार के क्यों आगे आपके चले खिलाफ गए। सड़कों पर अब है? ये लल्लू आप पप्पू की लाठियां पार्टी मार वालों के थोड़ा उनको जेल सा भेज कर आत्मचिंतन आप जो करो, है उनके आवाज थोड़ा को तो दबाने की आत्मचिंतन कोशिश करो। कर रहे हैं। ये यही लल्लू और आवाज, पप्पू यही की आवाज पार्टी वाले आपको आत्मचिंतन कर रहे फेंकेगी, हैं। आज घबराइए इनको नहीं। किसानों के 8 मामले बजे रात को आने से में बात बिचौलियों की एक मिनट। दिक्कत हो रही, 12 बजे इसलिए रात को समस्या आने हो से रही है बात आगे। नहीं सर, बनेगी। और बिचौलियों को उमाशंकर जी और संजीव जी, संरक्षण उमाशंकर जी और संजीव जी, किसानों से कोई लेना देना नहीं। सर आपको देखिए किसानों से कोई अपनी लेना अपनी देना नहीं। रणनीति के हिसाब से आप सब मैदान में किसानों के उतरते हैं। साथ नहीं, आप बिचौलियों का साथ। संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, आप किसानों के बिचौलियों का साथ मसले हैं। पर भी और एक चर्चा हुई है। को देखना, संजीव जी और उमाशंकर जी, एक सेकंड सुनिए मेरी बात। बम्पर तरीके से भारतीय जनता पार्टी उमाशंकर के पांडे जी, ये जीत के आएंगे। आपके लिए आत्मचिंतन का विषय है, हमें तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। आपकी पार्टी को सीट मिलेगी, आपकी पार्टी को वोट मिलेंगे। अगर तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी खत्म हुई है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे शायद रणनीति जिम्मेदार हो सकती है आपकी, आप माने ना माने। के विक्रम राव साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर हम हैदराबाद की बात करें, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो इसलिए खास हो जाता है 5,500 करोड़ सालाना कमाई, तेलंगाना की जीडीपी का बड़ा हिस्सा यहीं से जाता है। तो इस हिसाब से पिछले चुनावों पर गौर करें तो बीजेपी को उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार हमारे सहयोगी, हमारी टीम वहां से बता रही है कि बीजेपी इस बार त्रिकोणीय मुकाबला बनाने में कामयाब रही है। मृदुल आपके टीम के जो आकलन है, जो विवरण है, वो सही है, क्योंकि गेटवे टू साउथ है, द्वार है दक्षिण भारत का तेलंगाना, हैदराबाद। तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी प्रवेश करेगी। केरला में 0 है बीजेपी, तमिलनाडु बहुत कमजोर है, कर्नाटक में सरकार जरूर है, तो हैदराबाद में बीजेपी जितना संगठन के जरूरी है, इसलिए योगी भेजा है। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है इस बात गौर करना कि राष्ट्रीय पार्टियां इस वक्त अगर ओवैसी का मुकाबला नहीं करेंगी उसके घर में हैदराबाद में, तो जिन्ना सेकंड के नाम से उभर रहा है ओवैसी। कर्नाटक, महाराष्ट्र में लोग परेशान हो गए, शिवसेना से तंग आ गई उससे, और कांग्रेस पार्टी हैदराबाद में तंग रही है। अब अगर राष्ट्रीय पार्टियां जाके मुकाबला नहीं करती हैदराबाद में ओवैसी का, तो विश्वास कीजिए हिंदुस्तान के मुसलमानों को गुमराह करने वाला एक नया नेता पैदा हो रहा है, जो बढ़ता जा रहा है। जिसे बिहार को तोड़ा वो यूपी, पश्चिम यूपी को तोड़ेगा, महाराष्ट्र को तोड़ ही चुका है। इस बात के बारे में अगर एहसास नहीं होता इन यूपी के नेताओं को, मेरे ख्याल से आत्महत्या करने जा रहे हैं वो सब लोग। जाना चाहते हैं लोग हैदराबाद, लड़ना चाहिए था उसे, लेकिन न जाकर वहां मृदुल जी इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। एक बात और, क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हैं, 1.5 साल का वक्त बचा हुआ है और लगातार समाजवादी पार्टी निशाना साधती रही है भदौरिया जी, इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। आने वाले वक्त में क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी, का समय दे दीजिए। जी संजीव जी, आ रहा हूं। एक आखिरी सवाल आप दोनों से मिलूंगा। अनुराग जी से मैं सवाल ले रहा हूं क्योंकि उनकी पार्टी के हिसाब से बहुत खास है। अनुराग जी, जैसा बिहार में देखिए, मुझे वोट काटे हैं ओवैसी की पार्टी ने, नुकसान हुआ है क्षेत्रीय दल को। 3 लोग मिलकर लड़ रहे हैं, कांग्रेस ही अकेले लड़ रही है। सर बिल्कुल मैं मान रहा हूं, अच्छी बात है, आप लड़िए, जहां अकेले लड़ रहे हैं अकेले लड़िए, जहां गठबंधन से लड़ना है वहां गठबंधन से लड़ रही है। मैं आ रहा हूं उमाशंकर जी, एक सेकंड सुनिए तो सही। भदौरिया जी, मेरा यही सवाल है, कहीं ओवैसी अगर उत्तर प्रदेश में आते हैं तो ये मुश्किल भी खड़ी हो सकती है आने वाले समय में। देखिए, समाजवादी लोग हमेशा समाज के विकास की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हमारा काम है काम करना, समाज को आगे ले जाना, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाना। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जोड़ घटाव की राजनीति करें, कि हम किसी को बी टीम बना लें, फिर कहें ये वोट कटवा पार्टी भी ले आए, उसको भी आगे बढ़ाएं, फिर उसका माहौल बनाएं, फिर उसका चारों तरफ हंगामा हो, फिर उसको बड़ा नेता बनाएं, कुछ भी कहता रहे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये क्योंकि ये चाहते हैं, उनको सूट करता है, वो तो जाति धर्म की राजनीति उनको करनी है। समाज के विकास की बात भारतीय जनता पार्टी कब करनी है? अभी कह रहे थे हमारे साथी, पत्रकार साथी, राष्ट्र की बात क्या होती है? राष्ट्र की बात होती है जो राष्ट्र को आगे ले जाने की बात करे।
ये भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की बात नहीं करती है, सत्ता पाने की बात करती है। सत्ता कैसे पाना है, कैसे ओवैसी जी को लाना है अपने साथ, उनके साथ सांठगांठ कैसे चुपके से करनी। कहते हैं ना, ये जनता है, सब जानती है बाबा अंदर क्या है बाहर क्या है। ये जो बाहर घूमते घूम रहे हैं ना बीजेपी के नेता कि हम ये करने वाले वो कर, सब उन्हीं के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। ये देश को आगे नहीं ले जाना चाहते, ये देश को जाति धर्म के नाम पे जुझा के अपना सत्ता संजीव जी चाहते हैं। जो बात आपकी पार्टी कर रही है वही ओवैसी करते हैं। बंद कराइए भाई, समाजवादी पार्टी के नाले स्टाफ लोग का फीता वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी काट रहे हैं। संजीव जी हमने इतना विकास अपनी करके बात दिया है रखो कि भाई। 5 सर, आप साल शुरू तक करेंगे, वैसे ही वो रुक जाएंगे। आप कहिए तो अपनी बात। मुख्यमंत्री जी को देखिए मृदुल जी, एक चीज बहुत साफ है, एक चीज बहुत साफ है, हम हैदराबाद में भी जाएंगे, हैदराबाद में जीत करके आएंगे। और जैसा कि के विक्रम साहब ने कहा, के विक्रम राव साहब की बात में बहुत दम है, लेकिन ये जो गली कूचे की पार्टी वाले लोग हैं ये समझदार नहीं है, ना ये समझना चाहते हैं, और ये अंधी दौड़ में जा रहे हैं। इन्होंने तो हमको वॉकओवर दे दिया, हैदराबाद में तो हम जीत के आएंगे। और एक डंके की चोट पे और बात कहूंगा, पश्चिम बंगाल का भी चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाएंगे और जीत करके आएंगे। और पश्चिम बंगाल में भी ये जो क्षेत्रीय दल के लोग हैं ये यही कहेंगे कि साहब हम नहीं जाएंगे, हम पश्चिम बंगाल में भी प्रचार करने नहीं जाएंगे, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में नहीं जाते तो पश्चिम बंगाल में क्यों जाएंगे। और मैं फिर डंके की चोट पे कहूंगा, पश्चिम बंगाल में भी, हैदराबाद की नगर पालिका में भी हम सब जगह जीत करके आएंगे। और डंके की चोट पे मेहनत करेंगे और अपने जो विकास। पांडे जी आखिरी में थोड़ा सा समय बचा है, कहना चाहते हैं कुछ, कहिए उमाशंकर पांडे जी। वहां जाकर के लोगों को बताएंगे। देखिए मैं बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो के विक्रम राव जी कह रहे थे उसी में मैं निकालूंगा। इसी मजलिस के अध्यक्ष को हमने जेल में भेजा था हैदराबाद बंटवारे के समय में, और 1948 से लेके 1957 तक इस मजलिस को हमने बैन करके रखा था। और उसी समय हमने आरएसएस को भी बैन करके रखा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जिनका इन्होंने स्टैचू लगाया है। और ये दोनों हिंदू मुस्लिम के ताने बाने में जहर घोलकर इस देश में नफरत फैलाना चाहते हैं। हमने तब भी रोका था, और इनका जो अध्यक्ष था मजलिस का उस समय का, उसको पाकिस्तान भागना पड़ा, और और उसको ऑल इंडिया अपने मजलिस में जोड़ना पड़ा, अपना संविधान बदलना पड़ा। और जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने देश के खिलाफ बोला 15 मिनट वाला भाषण, तो हमने उसको जेल भेजा। हमारी सरकार थी उस समय हैदराबाद में, लेकिन 2019 में बिल्कुल देखिए अब समय बदल गया है। अब समय ऐसा है कि बीजेपी हैदराबाद में पहुंची है चुनाव प्रचार करने, और इसका फायदा वो आने वाले चुनावों में लेना भी चाहती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।